भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मों का बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 1950 में भारतीय सिनेमा ने एक ऐसे शाहकार को जन्म लेते हुए देखा जिसने न केवल भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी, बल्कि मुगलिया सल्तनत की एक ऐसी तस्वीर हमारे जहन में बिठा दी जिसको मिटा पाना किसी भी फिल्मकार के लिए आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के सबसे महंगी फिल्म जिसके एक एक सीन के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। किरदारों ने न केवल इस फिल्म के लिए पसीना बहाया बल्कि अपना वजूद भी दांव पर लगा दिया। यही नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने अपना घर, अपनी ज़मीन सब गिरवी रखकर इस फिल्म को निछावर कर दिया। 15 साल से भी अधिक समय में बनने वाली इस बहुचर्चित फिल्म को उस समय की मीडिया ने रिलीज़ होने से पहले ही फ्लॉप करार दे दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत अपना रंग ज़रूर दिखाती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुगले आज़म ने सारी भविष्यवाणियों को दरकिनार करते हुए एक ऐसी सफलता का स्वाद चखा जिसे आज तक कोई भारतीय फिल्म नहीं चख पाई है। इसके हर एक सीन से जुड़ी हुई कहानियों को सुनकर ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई शख्स एक फिल्म बनाने के लिए इतना पागल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जुनून और पागलपन की इस दास्तान को जिसने मुगलिया सल्तनत, सलीम और अनारकली की कहानी को सदियों के लिए अमर कर दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 12 जून 1922 को जन्मे के आसिफ, जिन्हें हम करीमुद्दीन आसिफ के नाम से जानते हैं, अपने जीवन में सिर्फ 3 फिल्मों को ही निर्देशित कर सके। इसमें एक फिल्म उनके जीवन में पूरी भी नहीं हो पाई। 40 के दशक में अपने करियर की शुरुआत अपनी पहली फिल्म फूल से करने वाले के आसिफ अपनी अगली फिल्म मुगले आजम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दुनिया ने ना तो इससे पहले इतना आलीशान और भव्य सिनेमा देखा था और ना ही वैसी फिल्म कभी दोबारा बन सकी। यूँ कहें तो इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक इतिहास रच दिया था। उन्होंने जो मुगले आजम की स्क्रिप्ट चुनी थी उस पर वैसी फिल्म बनाना उस समय तक लगभग असंभव सा लगता था। यदि कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता तो शायद फिल्म बन भी जाती, परंतु के आसिफ अपने इस सपने के लिए किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। पहले ये फिल्म 1946 में चंद्रबाबू, डी.के. सप्रू और नरगिस को लेकर बनाई जाने वाली थी। इसके प्रोड्यूसर सिराज थे, जिनको भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसके चलते ये फिल्म बंद हो गई और 1952 में नए प्रोड्यूसर और नए कलाकारों के साथ एक बार फिर इस फिल्म को दोबारा शुरू किया गया और इस बार फिल्म के प्रोड्यूसर बने सपूर जी पॉलोजी मिस्त्री। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि ना तो उन्हें सिनेमा पसंद था और ना ही वो फिल्में देखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो थिएटर के काफ़ी शौकीन थे और ओपेरा हाउस जाकर पृथ्वीराज कपूर के नाटक देखना पसंद करते थे। पृथ्वीराज के आसिफ की पहली फिल्म फूल में काम कर चुके थे और वे आसिफ के हुनर और फिल्म बनाने की उनकी जुनूनियत से वाकिफ़ थे। जब के आसिफ ने मुगले आजम की कहानी पृथ्वीराज को सुनाई तो उन्होंने ही सपूर जी का नाम उन्हें सुझाया। हालांकि सपूर जी की कोई भी दिलचस्पी इस फिल्म में नहीं थी, परंतु वो अकबर की शख्सियत के दीवाने थे और शायद यही बात सपूर जी मिस्त्री को इस फिल्म का प्रोड्यूसर बना सकी। पृथ्वीराज ने भी सपूर जी को इसके लिए काफ़ी मुश्किल से राज़ी किया था। उन्होंने सपूर जी से कहा कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं और शायद आपके जैसा ही कोई शख्स के आसिफ जैसे पागल डायरेक्टर को फाइनेंस कर सकता है। इस फिल्म में पैसा और समय कितने लगेगा मैं ये आपको नहीं बता सकता, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये फिल्म यादगार बनेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 14 साल और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। के आसिफ इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए बहुत ही ज़्यादा संजीदा थे। उन्होंने गीतकारों से इस फिल्म के लिए 72 गाने लिखवाए, जिसमें से चंद गानों को ही चुना गया। वो एक ऐसा संगीत चाहते थे जो किसी ने आज तक न सुना हो। इसी सोच के साथ वो नोटों का एक ब्रीफ केस लेकर नौशाद के घर पहुंच गए और उनसे कहा कि आप जितना चाहे पैसा मुझसे ले लीजिए, पर मुझे अपनी फिल्म के लिए एक बेहतरीन संगीत चाहिए। के आसिफ के इस रवैये से नौशाद को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ब्रीफ केस उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। जल्दी ही के आसिफ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसी के चलते अगली बार के आसिफ ने इस अंदाज से नौशाद से माफ़ी मांगी कि वो फिल्म में संगीत देने को तैयार हो गए। के आसिफ मुगले आजम में बड़े गुलाम अली साहब से एक गाना गवाना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने गुलाम अली साहब से बहुत मिन्नतें की, पर गुलाम अली साहब नहीं माने और मना कर दिया। गुलाम अली को लगा कि यह शायद ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने मना करने के लिए एक गाने की कीमत 25,000 रुपये मांगी
उस समय के बड़े से बड़े गायक एक गाने का 500 रुपये से अधिक नहीं लेते थे, पर के आसिफ ने यह कहकर 10,000 रुपये तुरंत दे दिए कि आपके हुनर की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस बात से गुलाम अली बहुत हैरान हुए और इस फिल्म में गाने के लिए तैयार भी हो गए। मुगले आजम के सबसे मशहूर गीत प्यार किया तो डरना क्या को नौशाद साहब ने 105 गीतों को सुनने के बाद चयन किया था, जिसको शूट करने में 10 से 15 लाख रुपए खर्च हुए। इस गाने के लिए जो धुन और गूंज नौशाद साहब को चाहिए थी वो स्टूडियो में नहीं मिल पा रही थी। इसी के चलते ये पूरा गाना लता मंगेशकर जी ने बाथरूम में रिकॉर्ड किया था। यही नहीं, ए मोहब्बत जिंदाबाद गाना मोहम्मद रफ़ी ने 100 लोगों के कोरस के साथ गाया था। भारतीय सिनेमा की ये पहली फिल्म थी जिसमें भारतीय सेना के हाथी, घोड़े और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। यह सब करने के लिए उस वक्त के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन की अनुमति भी ली गई थी और शूटिंग के वक्त खुद रक्षा मंत्री भी सेट पर मौजूद थे। उन लोगों की बातों पर विश्वास किया जाए जो शूटिंग के दौरान मौजूद थे, तो इस फिल्म की शूटिंग में बमों की धमाकों की आवाज़ों से कुछ हाथी परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगते थे। इसलिए जो सेना के हाथी थे उनको छोड़कर बाकी हाथियों को अंधा कर दिया गया था। इस बात की सत्यता का प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, पर यह बात हमें निश्चित ही आश्चर्य में ज़रूर डाल देती है। फिल्म के एक सीन में खुशी को जाहिर करने के लिए फर्श पर मोतियों को बिखेरना था। के आसिफ ने बहुत समय असली मोती जुटाने में ही लगा दिया, लेकिन उस सीन में असली मोती ही गिराए गए, क्योंकि वो जानते थे कि असली मोतियों की खनक और चमक नकली में नहीं मिल सकती थी। मुगले आजम का सेट बहुत बड़ा और भव्य था। लाहौर के शीश महल जैसा डुप्लीकेट सेट बनवाया गया था, पर शीशे से रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से शूटिंग में दिक्कतें आने लगी थीं और इसी के चलते प्रसिद्ध ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लेन को बुलाया गया था, लेकिन वो भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं दे सके। इसके बाद के आसिफ ने पूरी टीम के साथ मिलकर सेट पर मोम की एक परत लगा दी। इसके बाद सिनेमेटोग्राफर डी माथुर ने शीशे पर झीना कपड़ा डालकर शूटिंग की। इस शीश महल की शूटिंग में 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स इस्तेमाल करके फिल्म को शूट किया गया था। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस फिल्म की टिकट के लिए 3-4 दिन तक लोग लाइन में बिना हटे लगे रहे। फिल्म टिकट के लिए 2 काउंटर बनाए गए थे, एक भारतीय जनता के लिए और दूसरा विदेशियों के लिए, जिनका पासपोर्ट देखकर टिकट दिया जाता था। जहां उस समय इस फिल्म को लेकर मीडिया हाउसेस और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल थी, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों और खुद के आसिफ के निजी जीवन में भी काफ़ी हलचल चल रही थी। जहां इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों में दरार आ चुकी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने सलीम और अनारकली की इस प्रेम कहानी पर अपने इस निजी जीवन का कोई प्रभाव नहीं आने दिया और इन दोनों किरदारों को अमर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम, जिनका निकाह के आसिफ से हुआ था, उनका भी निजी जीवन काफ़ी उथल पुथल भरा था। एक दिन इसी के चलते दिलीप कुमार के आसिफ के घर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर के आसिफ उनसे कहते हैं कि तुम अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर ही रखो, जिसको लेकर दिलीप कुमार खासे नाराज़ हो जाते हैं और इसी के चलते उन्होंने फिल्म रिलीज़ होने के 10 साल बाद तक भी मुगले आजम को पर्दे पर नहीं देखा था। दोस्तों, कुछ भी हो, मुगले आजम अपने इस अतुलनीय योगदान के लिए भारतीय सिनेमा में हमेशा याद की जाती रहेगी और इसका हर एक किरदार हर भारतीय के दिल में हमेशा सांस लेता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तजा है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे, शब खैर।